Hello everyone, my name is Yash Maheshwari and welcome to this platform of an academy. So यहाँ पे आज हम लोग बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का. सो यू नो मी कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ. माय नेम इज़ यश महेश्वरी एंड आपने अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे अभी तक आपने क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दी होंगी. तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दी हैं, जो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, वो फॉलो करते रहिए अगर आपको 100% मार्क्स चाहिए. और अगर अभी तक रेगुलरली फॉलो नहीं किया है, आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, सो यहाँ पे हम लोग क्लास 9, 10th, 11th, 12th सभी का पूरा मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स कवर करने वाले हैं फॉर सीबीएसई बोर्ड. सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, क्या टॉपिक है, क्या चीजें हैं, वो सब सरप्राइज है. आगे देखते हैं. पहले सबसे पहले आपने अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है वो डाउनलोड कर लिया होगा. अगर नहीं किया है तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पे टाइप कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और उसको जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए. उसमें अपनी सारी एंट्रीज डाल दीजिए, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, कौन सी क्लास के लिए हैं एंड सारी चीज़ें कर दीजिए, ताकि आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे रजिस्टर हो जाएं. एक बार रजिस्टर हो जाएंगे तो फ़ायदे क्या क्या हैं. फ़ायदे देखिए, फर्स्ट है आस्क अ डाउट. आस्क अ डाउट में क्या होता है, बेसिकली आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, वेदर इट इज़ फ्रॉम साइंस और इट इज़ फ्रॉम मैथ्स, कोई भी है, करना क्या है आपको, आस्क अ डाउट का एक ऑप्शन होता है ऐप के राइट साइड पे, उस पर क्लिक करना है, क्वेश्चन की फोटो अपलोड करनी है, अपलोड करके छोड़ देना है, 10-15 मिनट बैठना है. 10-15 मिनट बाद आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा वीडियो के फॉर्म में. सो वो क्वेश्चन आपके लिए डाउट नहीं रहेगा. सो इट्स एन अमेजिंग फीचर ऑफ दिस ऐप. इस ऐप के थ्रू आप सब्सक्रिप्शन भी परचेज कर सकते हैं. सो यहाँ पे दो तरीके के सब्सक्रिप्शन होते हैं. पहला है प्लस सब्सक्रिप्शन. प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है कोर्स का, एंड बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं यहाँ पे. जैसे आपको टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस होती हैं, ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, विच इज़ अ पेड कोर्स. ये पेड कोर्स होता है. इसकी फीस कितनी है, बहुत नॉमिनल सी फीस है इसकी, कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है. 12 मंथ्स की फीस है 15,000 रुपीज़. और इस 15,000 रुपीज़ में आप सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए एनरोल नहीं होते, आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो. जितने सब्जेक्ट्स चाहें उतना पढ़िए, जिस टीचर से चाहे उस टीचर से पढ़िए. बहुत सारे एजुकेटर्स दिन भर एप्लीकेशन पे पढ़ाते रहते हैं, तो आप अपने टाइम के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ सकते हो. इसी का 6 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है दैट इज जस्ट फॉर ₹10,000. तो आप यहां से भी इसको सब्सक्राइब कर सकते हो. नीचे आपके पास जब आप सब्सक्रिप्शन परचेस कर रहे होगे तो नीचे ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन में आप यश 10 डालेंगे तो आपको 10% का स्ट्रेट डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है, सो नीचे यश 10 डालना है, जो कूपन होता है वहां पे, और आपको तुरंत का तुरंत वहां पे 10% का फ्लैट डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा. दूसरा सब्सक्रिप्शन जो होता है दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस सब्सक्रिप्शन की सारी खूबियां हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट पर्सनल मेंटोर मिलते हैं यहाँ पे, आपको लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस रहती हैं, वीकली रिपोर्ट जनरेट होती है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, पेरेंट्स से कनेक्ट होता है तो उनको भी आपका रेगुलर अपडेट मिलता रहता है. स्टडी प्लानर हम लोग यहाँ पे प्लान करते हैं वीकली, मंथली, सेमी एनुअली, एनुअली, कि किस तरीके से प्लान बनाएं ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएं. एंड बाकी सारे सब्सक्रिप्शन के जो आपने प्लस सब्सक्रिप्शन के जितने भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद रहेंगी. सो आइकॉनिक जो सब्सक्रिप्शन है वो थोड़ा सा एडवांस्ड है एज कंपेयर टू प्लस सब्सक्रिप्शन. सो फीस भी थोड़ी सी एडवांस है. तो यहाँ पे जो फीस है 1 साल की दैट इज 28,000 रुपीज़ अगेन फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. जितने सब्जेक्ट चाहे उतने पढ़िए, जिस टीचर से चाहे उस टीचर से पढ़िए. ठीक है, 6 मंथ्स की फीस इज जस्ट 17,000 रुपीज़. एंड अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए सो नीचे यश 10 ये कोड डालेंगे और आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है, सो ये था आइकॉनिक के बारे में. अनअकैडमी में इमर्ज बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक नया फीचर लेके आए हैं. सो आपके अगर बड़े भाई या बड़ी बहन ऑलरेडी अनअकैडमी पे रजिस्टर्ड लर्नर हैं तो आप भी इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो. ह्यूज डिस्काउंट्स मिल रहे हैं सिबलिंग्स को. सो दिस इज बेसिकली अ सिबलिंग ऑफर, जिसमें अगर आपके बड़े भाई या बड़ी बहन ऑलरेडी इसका मेंबर हैं अनअकैडमी का, सो आप भी बन सकते हैं और बहुत सारे डिस्काउंट्स के साथ. सही है. इसके साथ साथ बहुत सारे और भी ऑफर्स हैं. जैसे अगर आप 12, 15 या 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन मुफ्त 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 फ्री मिलेगा बिल्कुल आपको. सिमिलरली 2 साल या 3 साल या 4 साल का खरीदते हो तो उसमें 4 मंथ्स फ्री मिलता है. 5 साल, 6 साल, 7 साल का खरीदते हो तो उसमें 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलता है. उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना है. सो दिस इज बोथ फॉर आइकॉनिक एज वेल एज फॉर ये आपका प्लस वाला. ठीक है, सो जैसे यहाँ पे है ऑफर, दिस ऑफर इज फॉर आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स.
सो अगर 12, 15, 18 मंथ्स में पे करते हो तो 2 मंथ्स पे 10% ऑफ हो जाएगा. सो डिस्काउंट जो है, फ्री CBSE सब्सक्रिप्शन फॉर 2 मंथ्स, डिस्काउंट ऑफ 10%, फ्री क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन फॉर 2 मंथ्स. तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं. ठीक है, सिमिलरली ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं. प्लस अनअकैडमी कॉम्बैट. अनअकैडमी कॉम्बैट क्या है? तो हर संडे को यहाँ पे एक स्कॉलरशिप एग्जाम रखा जाता है विच इज़ टोटली कंडक्टेड फ्री ऑफ कॉस्ट. उसमें आपको रजिस्टर कराने के लिए कोई पैसा नहीं देना है. इस जो टेस्ट है इसमें बेसिकली एप्टीट्यूड के जनरल क्वेश्चंस होते हैं. 1 घंटे का पेपर होता है, आपको इस 1 घंटे के पेपर को देना है, और अगर इसमें आपने अच्छा स्कोर किया सो यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 करोड़. तो बहुत ज़बरदस्त स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, बहुत सारे प्राइजेस रहते हैं यहाँ पे, जिसके टाइमिंग्स यहाँ पे दिए हुए हैं. ये आप अपनी क्लास के हिसाब से टाइमिंग नोट कर सकते हो, और संडे को भाई पेपर देने बैठो ताकि पता चले कि कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो ऑल ओवर इंडिया. एंड दूसरी बात, आप स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो, तो फ्री में है, करके देखो, एक बार ट्राई जरूर करो. और जब ट्राई करना तो नीचे वहां पे कोड डालने को आएगा. अगेन यश10 इज द कोड. ये कोड डालेंगे आप तो आपको सारा डिटेल मिल जाएगा. सो स्टार्ट करते हैं लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल. सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आज हम लोग करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स. वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी. बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, अगर ये आप क्वेश्चंस कर लेते हैं तो बस दैट इज इट. इतना ही कर लेंगे तो भी आपका मतलब भर का काम हो जाएगा. जो पेपर में क्वेश्चंस आएंगे वो यहीं से आएंगे, इससे बाहर से नहीं आएंगे, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं आएंगे. तो ये करना है. सो द फर्स्ट क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ फ्रैक्शंस. So the sum of the numerator and denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator. If the numerator and denominator are increased by 3, they are in the ratio 2:3. Determine the fraction. So we have to determine the fraction. So let the fraction be. So जो चीज determine करनी होती है उसको हम लोग suppose कर लेते हैं. So let the fraction is equals to x upon y. तो x हो गया हमारा numerator, y हो गया हमारा denominator. ठीक है. अब क्या रहा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो दैट मींस x प्लस वाई, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का सम इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर. दैट मींस जो सम है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, ये 4 ज्यादा है ट्वाइस द न्यूमरेटर से. सो दैट मींस इनका जो डिफरेंस आएगा वो 4 के बराबर आएगा. सो यहां से बन गई हमारी इक्वेशन 1. सेकंड इक्वेशन में क्या कह रहा है? इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 3, सो दैट मींस इफ x प्लस 3 एंड y प्लस 3 दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 से इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 2:3. सो दिस इज इक्वेशन 2. ठीक है, कह रहा है डिटरमाइन द फ्रैक्शन. तो अब बताइए ये फ्रैक्शन क्या होगा? तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये सेकंड इक्वेशन आ गई, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, आइदर बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय एलिमिनेशन, विच एवर मेथड यू लाइक. उस मेथड से इसको आराम से सॉल्व किया जा सकता है, तो आराम से ये सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, सो कोई टेंशन वाली बात नहीं है. इक्वेशन मैंने आपको बना के बता दी है, सॉल्व करना आपका काम है. आप आराम से सॉल्व कर लोगे, बहुत ईजी है. ठीक है, सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x और y के फॉर्म में आ जाएगा. यहां से भी x और y के फॉर्म में आ गई. 2 इक्वेशंस बन गई, 2 अननोन है. सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से, किसी भी मेथड से सॉल्व करना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. तो मैं आपको सिर्फ इक्वेशन बना के दिखा रहा हूं, सॉल्व करना भाई आपका काम है. ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर. देखिए कुछ वैसे ही क्वेश्चन है कह रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं लेट द फ्रैक्शन बी, let the fraction is equals to x upon y. तो फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है? सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज the sum of numerator and denominator of a fraction is 3 less than twice the denominator, is 3 less than twice the denominator. तो जो सम है वो twice the denominator, अच्छा denominator है, सॉरी, ट्वाइस द डिनोमिनेटर से 3 कम है. सो ट्वाइस द डिनोमिनेटर में से अगर माइनस कर देंगे सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये किसके बराबर है? ये 3 के बराबर है. उसके बाद कह रहा है इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 1, द न्यूमरेटर बिकम्स हाफ ऑफ द डिनोमिनेटर. अच्छा, कह रहा है इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर
बाय 1 द न्यूमरेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर। भाई ये कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है, राइटिंग में गड़बड़ है, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कह ही नहीं पा रहा है। इफ द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय 1, क्या 1 इंक्रीज्ड बाय 1, डिक्रीज्ड बाय 1, ये हमको नहीं पता। सो कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एजेस का क्वेश्चन आ गए, कह रहा है इफ ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर्स इज एडेड टू द फादर्स एज द सम इज 70, बट इफ ट्वाइस द फादर्स एज इज एडेड टू द सन्स एज द सम इज 95, फाइंड द एजेस ऑफ फादर एंड सन। सो लास्ट सेंटेंस पढ़ के हमको पता चल गया निकालना क्या है, एजेस ऑफ फादर एंड सन। सो लेट द एज ऑफ फादर is equals to x. Similarly, let the age of son is equals to y. तो पापा की एज x है, बच्चे की एज y है। कह रहा है if twice the son's age in years, twice the son's age that is 2y is added to the father's age है x, the sum is equals to 70। तो ये sum किसके बराबर है, 70 के बराबर है। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। कह रहा है बट इफ ट्वाइस द फादर्स एज, फादर की एज क्या है x, तो twice the father's age is added to the son's age, the sum is 95। सो ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, सो ये दो इक्वेशंस बन गई, दोनों को साइमल्टेनियसली फिर से सॉल्व कर लेंगे, हमको x और y की वैल्यू आ जाएगी। सो सन की एज और फादर की एज हमको पता चल जाएगी। बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था, जो कंडीशन दी थी उस कंडीशन के हिसाब से हमने बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा फादर इज 3 times as old as his son, after 12 years his age will be twice as that of his son, then find their present ages। फिर से लास्ट सेंटेंस पढ़ के हमको पता चल जाएगा कि हमको सपोज क्या करना है। सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर is equals to x, similarly present age of son is equals to y। तो कह रहा है फादर इज 3 times as old as his son, so father is 3 times as old as his son। so 3 times के बाद क्या आ रहा है, सन। so 3 times के बाद सन आ रहा है, इसलिए जो सन की एज है उसके आगे 3 लगाएंगे। so x is equals to 3y। कह रहा है आफ्टर 12 ईयर्स, सो आफ्टर 12 ईयर्स देखिए क्या होगा, आफ्टर 12 ईयर्स भाई जो बेटा है वो भी 12 साल बड़ा हो जाएगा और जो फादर हैं वो भी 12 ईयर्स बड़े हो जाएंगे। बताइए हाँ या ना। भाई 12 साल बाद पापा अगर 12 साल बड़े होंगे तो बेटा भी तो 12 साल बड़ा होगा। ऐसा तो नहीं ना कि पापा बड़े हो जाएंगे बेटा वही का वही रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, सो दोनों में 12 किया। सो कह रहा है आफ्टर 12 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस एज दैट ऑफ हिज सन्स एज। तो फादर की एज विल बी ट्वाइस एज दैट ऑफ सन्स एज। तो ट्वाइस के बाद क्या आ रहा है, सन आ रहा है, इसलिए सन की एज के आगे 2 लगा दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सो ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। एक्स की जगह 3y सब्सटीट्यूट कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, सो कुछ बहुत ज्यादा टेढ़ी खीर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है 5 years hence, मतलब 5 साल बाद फादर्स एज विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, 5 years ago, 5 साल पहले फादर वॉज 7 times as old as his son, find their present age। तो फिर से फादर की प्रेजेंट एज ले लेते हैं x के बराबर, सन की प्रेजेंट एज ले लेते हैं y के बराबर। तो कह रहा है 5 years ऑफ हेंस का मतलब है 5 साल आगे, 5 years फ्यूचर में, 5 years बाद। ठीक है, सो 5 years बाद फादर की एज हो जाएगी x + 5 एंड बेटे की एज हो जाएगी y + 5। आज से 5 साल बाद will be 3 times the age of his son, will be 3 times the age of his son। सन आ रहा है 3 times के बाद, तो इसलिए सन के आगे 3 लगा दिया। सो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। कह रहा है 5 years ago, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले पिताजी भी 5 साल कम होंगे, बेटा भी 5 साल कम का होगा। फादर वॉज 7 times as old as his son, तो जो फादर थे वो 7 times थे as old as his son। तो यहां से दूसरी इक्वेशन जो बन गई वो बन गई x - 5 is equals to 7 times y - 5। Now these are the two equations in terms of x and y। दो इक्वेशन, दो अननोन, दोनों को सॉल्व कर लेंगे एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो जितने ज्यादा अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो लैंग्वेज आ सकती है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, सो बेसिकली इन क्वेश्चंस में जो इक्वेशन फॉर्मेशन है बस वही चीज थोड़ी सी दिक्कत करती है। इक्वेशन एक बार बन गई सही तो आंसर तो 100% आ ही जाना है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन तो भाई बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सीख लिया है। ठीक है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी। कह रहा है फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 children। अच्छा जी, आफ्टर 5 years
his age will be twice the sum of the ages of two children, find the age of father। अब यहाँ पे देखिए समझने वाली बात है, तो हमने ले लिया let the age of father या फिर present age of father is equals to x and the sum of the ages of his two children is equals to y। तो फादर की एज मान ली x के बराबर और जो उसके दो बच्चे हैं उनकी एज का जो सम है उसको मान लिया y के बराबर। ठीक है, क्या कह रहा है, फादर्स एज इज 3 टाइम्स, फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन। तो सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन y ले लिया, तो फादर की एज हो गई x इज इक्वल टू 3y। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। कह रहा है आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स फादर की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 5। अब आफ्टर 5 ईयर समझिए दो बच्चे हैं उसके, तो दो बच्चे आफ्टर 5 इयर्स क्या हो जाएगा, तो भाई पहला बच्चा में भी 5 इयर्स ऐड हो जाएगा, दूसरे बच्चे में भी 5 इयर्स ऐड हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, एक में 5 इयर्स से 5 इयर्स वाई में ऐड नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, घुमा दिया है। ठीक है, ये समझना है, घुमाओ समझना है, स्पिन कर दिया है। कह रहा है आफ्टर 5 इयर्स, तो 5 इयर्स बाद भाई दोनों बच्चे 5-5 साल बड़े हो जाएंगे ना, क्योंकि दोनों बच्चे 5-5 साल बड़े हो जाएंगे, तो यहां पे हम लोग इसमें ऐड करेंगे 5 + 5 दैट इज 10। कह रहा है आफ्टर 5 इयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स y + 10 के बराबर। सो ये कैच है इस क्वेश्चन का, और यही अगर आपने पकड़ लिया तो क्वेश्चन सही है, नहीं पकड़ा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, सो यहां से दो इक्वेशंस बन गई, दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ऑन ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन। अब ज्योमेट्री पे क्वेश्चन आ गया, ये वाले क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। तो भाई सबसे पहले समझते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सो दो तरीके के एंगल्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम होता है 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम होता है 90 डिग्री। ये चीज याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। कह रहा है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, सो लेट द एंगल्स बी x एंड y वेयर x इज ग्रेटर देन y। तो हमने मान लिया दो एंगल्स मान लिया x और y, जिसमें x जो है वो बड़ा वाला एंगल है, y जो है वो छोटा वाला एंगल, सपोज कर लिया। आप ये भी सपोज कर सकते हैं कि y इज ग्रेटर देन x, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, तो कह रहा है जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। द लार्जर ऑफ द टू एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मतलब जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। तो एक इक्वेशन तो यहां से बन गई, दूसरी इक्वेशन यहीं से बन गई कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं। अब अगर ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो इसका मतलब है इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। तो ये आ गया भाई दूसरी इक्वेशन। सो देखिए फर्स्ट टू इक्वेशन से डायरेक्टली दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा सट से। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी है, दोनों आराम से इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है एक ट्राइंगल ABC, चलिए ट्राइंगल बना लेते हैं। सो जितने भी आपके ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें फिगर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें बना लो फिगर, ज्यादा अच्छा होता है। एंगल C इज थ्राइस ऑफ एंगल B, एंगल C इज थ्राइस ऑफ एंगल B। अच्छा, तो इसको लिख लेते हैं, एंगल C इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स एंगल B। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। कह रहा है फाइंड द 3 एंगल्स। अच्छा, तीनों के तीनों एंगल निकालने हैं भाई, ये तो तगड़ा क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे समझ सकते हैं भाई, तो ऐसे समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को कि एंगल A और एंगल B, देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी, ये तो हमको पता है। ट्राइंगल्स की में जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है दैट इज दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सारे ही इंटरनल एंगल्स का सम जो होता है ट्राइंगल के वो 180 डिग्री होता है। तो ये एक प्रॉपर्टी लगनी है यहाँ पे। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर हम लोग क्या सपोज करें कि तीनों एंगल्स निकल आए। अच्छा जी, अगर एंगल B को हम ले लें x, ठीक है, चलिए देखते हैं। सो यहाँ पे हमने ले लिया लेट एंगल B इज इक्वल्स टू x एंड एंगल A इज इक्वल्स टू y। सो एंगल B को ले लिया x के बराबर और एंगल A को ले लिया y के बराबर। तो यहाँ से होगा क्या, देखिए, सो एंगल C कितना हो जाएगा, एंगल C हो जाएगा 2x प्लस y।
ये हो जाएगा एंगल सी। एंगल सी किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी। तो ए और बी को ले लिया एक्स और वाई, तो ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई, ये हो गया एंगल सी। अच्छा, एंगल बी, एंगल सी एंगल बी के टर्म्स में कितना होगा? एंगल सी एंगल बी के टर्म्स में होगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है, ठीक है। एंगल सी को इन दोनों से अगर इक्वेट करो तो एंगल सी इज ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे इक्वेट करो तो एंगल सी इज थ्राइस ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा जी, अब कैसे भी कर लो। तो अब देखो, सारे एंगल्स का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है? सारे एंगल्स का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। सो एंगल ए दैट इज वाई प्लस एंगल बी दैट इज एक्स प्लस एंगल सी। सी को अब एक्स वाई के टर्म्स में लिखो या एक्स के टर्म्स में लिखो, बात एक ही है। तो एक्स के टर्म्स में लिख लेते हैं। ये किसके बराबर हो गया? ये बराबर हो गया 180 डिग्री के। तो यहाँ से आ गया 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये तो बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई पहली इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनाए यहाँ से? सो देखिए, दो अननोन है एक्स और वाई, दो अननोन है तो हमको दो इक्वेशंस बनानी है। दो अननोन को दो इक्वेशंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसके लिए हम लोग कर सकते हैं, हाँ, इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2y। सो इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 2y, ऐसा भी लिख सकते हैं। भाई 2x को इधर लेके जाएंगे तो 3x माइनस 2x क्या हो जाएगा? 3x माइनस 2x हो जाएगा x, प्लस 2y को इधर ले गए तो माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? ये भी देखिए इक्वेशन बन गई एक्स वाई में, ये भी इक्वेशन बन गई एक्स वाई में। तो इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके वील गेट द वैल्यूज ऑफ एंगल ए बी एंड एंगल सी, ठीक है। सो एक इक्वेशन बनी हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी से, दूसरी इक्वेशन यहीं से बना ली और दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है इफ इन अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की बात हो रही है तो भाई रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है। सो ये रेक्टेंगल बना लिया, लेट्स से ए बी सी डी। कह रहा है इफ इन अ रेक्टेंगल द लेंथ इज इंक्रीज्ड एंड द ब्रेथ इज रिड्यूस्ड ईच बाय 2। सो लेंथ को मान लेते हैं x के बराबर, ब्रेथ को मान लेते हैं y के बराबर। तो यहां पे लिख लेते हैं कि लेट द लेंथ इज इक्वल्स टू x यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू y यूनिट्स, ठीक है। सो कह रहा है इफ इन अ रेक्टेंगल द लेंथ इज इंक्रीज्ड एंड ब्रेथ इज रिड्यूस्ड बाय 2, द एरिया इज रिड्यूस्ड बाय 28 स्क्वायर यूनिट। समझिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है। सो अगर ये लेंथ है ये ब्रेथ है तो एरिया कितना आ जाएगा? रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, सो एरिया इज इक्वल्स टू एक्स वाई, एरिया आ जाएगा एक्स वाई के बराबर, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह क्या रहा है यहाँ पे? सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो कह रहा है इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 2, द एरिया इज रिड्यूस्ड बाय 28। तो समझिए, लेंथ को इंक्रीज कर दिया 2 से, ब्रेथ को डिक्रीज कर दिया 2 से, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एरिया मिलेगा। तो ये जो एरिया है, दिस एरिया इज रिड्यूस्ड बाय 28 स्क्वायर यूनिट्स। तो जो ओरिजिनल एरिया था ये इससे कितना कम है? 28 कम है। तो यहां पे हमने इक्वेशन बना ली। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा एक्स वाई माइनस 2x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 28। यहाँ से एक्स वाई कैंसिल हो गया, ठीक है। सो यहाँ से आ गया माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू माइनस का 24। इस माइनस 4 को उधर ले जाएंगे, प्लस 4 हो जाएगा। माइनस 28 प्लस 4 विल बी माइनस 24। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन एक्स और वाई के टर्म्स में। दूसरी इक्वेशन के लिए क्या कहते हैं? कह रहा है इफ हाउएवर द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय यूनिट एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट्स। बाय यूनिट का मतलब है 1, ठीक है। यूनिट का मतलब होता है 1। इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय यूनिट, तो अगर लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय यूनिट यानी x में -1 कर दिया एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट्स, द एरिया इंक्रीजेस बाय 33। तो पहले एरिया कितना था? एक्स वाई, अब कितना हो जाएगा? एक्स वाई में 33 बढ़ जाएगा। तो एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 33। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, सो दैट मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। सो फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस वाई प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 33। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, सो यहाँ से आ गया माइनस वाई, तो इसको लिख सकते हैं 2x माइनस वाई। सो दिस विल बी 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 35,
ठीक है। सो ये -2 इधर चला जाएगा तो +2 हो जाएगा, 33 +2 हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो ये आ गई अपनी सेकंड इक्वेशन, राइट। सो दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1। इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे एंड वील गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x और y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दो इक्वेशंस बन गई, इन दोनों से आंसर निकल लिया। सो बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और फिगर बेस्ड क्वेश्चन जितने भी ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस है ना, कोशिश कीजिए उनमें फिगर बना के करिए, तभी आसानी से सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कुछ ऐसा ही है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की बात कर रहा है, फिर से एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। सो लेट्स से दिस इज रेक्टेंगल ABCD। कह रहा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स if its length is reduced by 5 and the breadth is increased by 3। तो फिर से वही कर लेते हैं, लेंथ x के बराबर, ब्रेथ y के बराबर। सो लेंथ ले लिया है x के बराबर, ब्रेथ ले लिया है y के बराबर, एरिया आ जाएगा x y के बराबर। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 if length is reduced by 5। so length is reduced by 5 and the breadth is increased by 3। तो एरिया क्या हो जा रहा है, reduced by 9। सो जो एरिया ओरिजिनल XY था वो 9 कम हो जा रहा है, ठीक है। सो यहां से बन गई है हमारी इक्वेशन 1। सेकंड के लिए क्या कह रहा है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स। तो सेकंड इक्वेशन बना लेते हैं, कह रहा है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स। सो लेंथ को 3 यूनिट से बढ़ा दिया, और ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, एंड ब्रेथ को भी 2 यूनिट से बढ़ा दिया। द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया जो है पहले XY था, अब कितना हो जाएगा, 67 बढ़ जाएगा। सो XY + 67 हो गया। कह रहा फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो लेंथ एंड ब्रेथ आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड वाले क्वेश्चंस पे। इन क्वेश्चंस को देखिए, कह रहा है पॉइंट्स A एंड B आर 90 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन अ हाईवे। तो लेट्स से दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है दैट इज 90 किलोमीटर्स, ठीक है। इतना दिया है हमको क्वेश्चन में, राइट। A car starts from A, a car starts from A and another from B at the same time। तो यहां से एक कार स्टार्ट होती है, ठीक है, यहां से एक कार स्टार्ट होती है, ठीक है, और यहां से एक कार स्टार्ट होती है B। So a car starts from A, another from at the same time from B। If they go in the same direction, they meet in 9 hours, and if they go in opposite direction, they meet in 9/7 hours। Find their speed। कह रहा है अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो कितनी देर में मिलती हैं, तो दे मीट इन 9/7 hours। और जब सेम डायरेक्शन में जाती है, मतलब ये B वाली भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, और A वाली भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, देन इन दिस केस दे मीट इन 9 hours। कह रहा है बताइए उनकी रिस्पेक्टिव स्पीड्स कितनी होंगी। सो हम लोग ले लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ कार starting at A is equals to x kilometers per hour। Similarly, the speed of car starting at B is y kilometer per hour, ठीक है। सो जो x से कार स्टार्ट हो रही है, A से स्टार्ट हो रही है, उसकी स्पीड हमने मान ली x किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है, और जो B पे स्टार्ट हो रही है इसकी स्पीड हमने मान ली y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए जब दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगी, जब दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगी तो इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे। रिलेटिव स्पीड मतलब दोनों की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो देखिए समझिएगा, अगर आप यहाँ खड़े हैं, मैं यहाँ खड़ा हूं, हम दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हुए आ रहे हैं, तो क्या होगा, हम दोनों बहुत कम टाइम में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। वेयर एज अगर हम दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो हमको एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि आगे वाला भी भाग रहा है, पीछे वाला भी भाग रहा है, तो पीछे वाले को पहले तो उसके बराबर स्पीड लानी होगी ताकि वो डिस्टेंस मेंटेन रहे। फिर उसके बाद क्या करना होगा, फिर उसके बाद उसको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ताकि वो उसको ओवर शैडो करे, वो उसको पार कर पाए, क्रॉस कर पाए, ठीक है। सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं, अब देखिए इसको समझ लीजिए, इसको गांठ बांध लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम बात करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट की, जब अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट की बात करते हैं
तो स्पीड हमेशा ऐड होती है, और जब भी सेम डायरेक्शन के मूवमेंट की बात करते हैं तो स्पीड हमेशा सबट्रैक्ट होती है। ठीक है, सो अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो जल्दी मिलेंगे, स्पीड ऐड होगी उन दोनों की। जैसे आपने अगर ट्रेन में ट्रैवल किया होगा, तो आप किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, दूसरी ट्रेन सामने से आ रही है, तो आपको ऐसा लगता है कि दूसरी ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा है। वैसे बहुत ज्यादा होती नहीं होती, आपके लगभग सेम ही है, लेकिन क्योंकि आप भी मूव कर रहे हो, दूसरी ट्रेन भी मूव कर रही है, इसलिए जो दोनों की रिलेटिव स्पीड होती है वो काफी ज्यादा हो जाती है। वेयरएज अगर आपके साथ साथ आप एक ट्रेन में बैठे हो, वो आगे चल रही है, आप भी आगे चल रहे हो, धीरे 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 चल रहे हो, तो वो बहुत ज्यादा स्पीड में दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि वहां पे रिलेटिव स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे। सो अब देखिए क्या कह रहा है कि ये दोनों ट्रेन जो हैं ये 9 आवर्स में, इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 9 आवर्स। सो सेम डायरेक्शन में अगर मूव कर रही हैं तो कितनी देर में मिलती है? 9 आवर्स में मिलती हैं। ठीक है, एंड इफ दे गो इन अपोजिट डायरेक्शन दे मीट इन 9/7 आवर्स। ठीक है, A and B are 90 kilometer apart from each other on a highway. A car starts from A and another from B at the same time. If they go in the same direction, they meet in 9 hours, and if they go in opposite direction, they meet in 9/7 hours. ठीक है, अब समझिएगा। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो इसका मतलब है ये कहीं बीच में या 90 किलोमीटर्स के विद इन ही कहीं पे एक दूसरे को मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा जी, तो जो टाइम दिया हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो दिया है 9/7 आवर्स। ठीक है, तो टाइम दे दिया 9/7 आवर्स। ठीक है, सो इसको हम लोग लिख लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो टाइम दिया है 9/7 आवर। ठीक है, डिस्टेंस जो है इनके बीच का वो कितना है? डिस्टेंस है इनके बीच का 90 किलोमीटर। तो ये टोटल जो डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे वो 90 किलोमीटर्स में ही आपस में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। ठीक है, सो डिस्टेंस हो गया 90 किलोमीटर्स। अच्छा, सो यहां से अगर हम लोग स्पीड की बात करें, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम यहां से अगर निकालें इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा जी, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर ए वाली जो कार है, ये जो ए से स्टार्ट हो रही है, इसको कितना टाइम लगेगा? इसको टाइम लगेगा x किलोमीटर की स्पीड से कर रही है, तो डिस्टेंस हो गया। अच्छा, अब हमको ये भी नहीं पता कि ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है और ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो हमको ये डिस्टेंस भी नहीं पता। ओके, तो अगर डिस्टेंस नहीं पता तो कैसे किया जाए भाई? तो अगर इस डिस्टेंस को ले लें कि a जो है वो लेट्स से d डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो b 90 माइनस d डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। अच्छा जी, तो डिस्टेंस को भी एक वेरिएबल में लेना पड़ेगा। तो अगर डिस्टेंस को भी वेरिएबल में ले लेंगे तो 3 इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, क्योंकि x नहीं पता, y नहीं पता। अच्छा भाई, लेकिन हमको स्पीड तो पता है, नेट स्पीड तो हमको पता है। सो नेट स्पीड हमको पता है, रिलेटिव स्पीड x प्लस वाई के बराबर है। स्पीड पता है, टाइम पता है और डिस्टेंस पता है। ठीक है, तो एक इक्वेशन बन जाएगी। देखिए, अगर हम अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो जो स्पीड है वो कितनी है? नेट स्पीड, जो रिलेटिव स्पीड है वो है x प्लस वाई किलोमीटर्स पर आवर। टाइम लग रहा है 9/7 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस जो है वो टोटल कितना है? 90 किलोमीटर्स। तो इससे अगर हम लोग एक इक्वेशन निकालें तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस हो गया 90, और टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया 9/7। तो यहाँ से ये जो 7 है ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 से ये कट जाएगा 10 टाइम्स, सो 7 इंटू 10 हो जाएगा 70। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। सो यहाँ पे देखिए क्या किया हमने, ये जो अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव कर रहे हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड x प्लस वाई है। टोटल टाइम कितना लग रहा है इनको? टोटल टाइम लग रहा है 9/7 आवर्स, और जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है? टोटल 90 किलोमीटर्स। तो डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, टाइम पता है, तो हमने यहाँ से निकाल लिया x प्लस वाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में फॉर्मूले में रख के x प्लस वाई की एक इक्वेशन बन गई, 70 आ गया। x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। अब जब ये लोग, ये तो था जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जब सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, जगह है यहाँ पे? नहीं, जगह नहीं है। जब सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो देखिए, जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आ रही है? x माइनस वाई। तो जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसको मैं दूसरे कलर से लिख लेता हूँ, सेम डायरेक्शन में,
सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इनकी स्पीड आ रही है x माइनस वाई, ठीक है। सो सेम डायरेक्शन में जब मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं, फिर से ऐसे ले लेते हैं, सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो स्पीड हो गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितना है 90 अपॉन टाइम, टाइम कितना लग रहा है इनको, टाइम लग रहा है 9 आवर्स। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10 के बराबर, x माइनस वाई किसके बराबर आ गया 10 के बराबर आ गया। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन 2, ठीक है। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10, फिर से वही किया, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 90, टाइम है हमारा 9 आवर्स, तो ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 90 अपॉन 9, ठीक है। सो x माइनस वाई की वैल्यू 10 के बराबर आ गई, x प्लस वाई की वैल्यू 70 के बराबर आ गई। इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, x की वैल्यू आ जाएगी 2x इज इक्वल्स टू 80, x की वैल्यू आ जाएगी 40, सो x की वैल्यू आ जाएगी 40 एंड y की वैल्यू आ जाएगी 30। ये आ जाएगा x और y की वैल्यू किलोमीटर पर आवर एंड किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो x आ गया 40 किलोमीटर्स पर आवर एंड y आ गया 30 किलोमीटर्स पर आवर। तो जब ये लोग ऐसा करेंगे तब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो देखिए ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, कुछ भी ज़्यादा अलग नहीं था इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राहुल ट्रेवल्स 600 किलोमीटर टू हिज होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार, ठीक है। तो he takes 8 hours if he travels 120 kilometer by train and rest by car. He takes 20 minutes longer if he travels 200 kilometer by train and the rest by car. Find the speed of train and car, ठीक है। तो मान लीजिए राहुल भाई साहब यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये इनका होम है, ठीक है, ये इनका घर है। सो राहुल भाई साहब यहाँ ए से शुरू होते हैं और अपने घर तक जाते हैं, और जो इनका टोटल डिस्टेंस है वो कितना है 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर्स है। अब ये जो अपने पॉइंट ए से घर तक जाते हैं तो ये कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं कार से, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं ट्रेन से। कह रहा है दोनों की स्पीड बताइए। तो लास्ट सेंटेंस देख के आपको पता चल जाएगा कि सपोज लेट किसको करना है। तो यहां पे हमने कर दिया लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू x किलोमीटर्स पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार इज इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन हो गया x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार हो गया y किलोमीटर पर आवर। अब क्या कह रहा है, राहुल ट्रेवल 600 किलोमीटर टू हिज होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। ही टेक्स 8 आवर्स इफ ही ट्रेवल्स 120 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रेस्ट बाय कार। तो ट्रेन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, डिस्टेंस बाय ट्रेन इज 120 किलोमीटर्स। सो जाहिर सी बात है डिस्टेंस बाय कार कितना हो जाएगा 600 माइनस 120, तो दिस विल बी इक्वल टू 480 किलोमीटर्स। सो अगर 120 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस 600 ट्रैवल कर रहे हैं, तो 600 में से 120 माइनस कर देंगे। सो 480 किलोमीटर्स उन्होंने ट्रैवल किया। कैसे उन्होंने ट्रैवल किया, कार से, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा अब टाइम निकालें अगर यहाँ पे, तो टाइम, टोटल टाइम टेकन इस तरीके से मूव करने में टोटल टाइम कितना लगेगा। सो टोटल टाइम आ जाएगा यहाँ से, टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, देखिए टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस 120 ट्रैवल किया, स्पीड कितनी थी ट्रेन की x, प्लस डिस्टेंस ट्रैवल किया 480 बाय कार, कार की स्पीड कितनी थी y। तो ये हो गया टोटल टाइम इन आवर्स। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ही टेक 8 आवर्स इस तरीके से मूव करने पे। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 8 इज इक्वल्स टू 120 अपॉन x प्लस 480 अपॉन y। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए ये रिड्यूसेबल टू लीनियर इक्वेशन वाला केस आ गया, ठीक है। इक्वेशन रिड्यूसेबल टू लीनियर इक्वेशन, तो ये इसको रिड्यूस कर सकते हैं। 1 अपॉन x को a ले लो, 1 अपॉन y को b ले लो, तो ये हो गया 120a प्लस 480b इज इक्वल्स टू 8। इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, हम लोग ने प्रैक्टिस की है इसको सॉल्व करने के लिए। सेकेंड इक्वेशन पे आ जाते हैं, सेकेंड कंडीशन पे आ जाते हैं। सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा है, सेकेंड कंडीशन में कह रहा है he takes 20 minutes longer if he travels 200 किलोमीटर by train। तो डिस्टेंस बाय ट्रेन, अगर सेकंड कंडीशन में डिस्टेंस बाय ट्रेन कितना ले रहा है 200 किलोमीटर्स। सो डिस्टेंस बाय कार कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय कार हो जाएगा 400 किलोमीटर बाय 600 में से 200 माइनस कर दो। सो कार से चलेगा 400 किलोमीटर। अब यहाँ पे टाइम टेकन कितना हो जाएगा, सो 200 चल रहा है ट्रेन से, तो ट्रेन की स्पीड है x, प्लस 400 चल रहा है कार से, कार की स्पीड कितनी है y।
ठीक है। अब क्या कह रहा है, ही टेक्स 20 मिनट्स लॉन्गर, अब 20 मिनट ज्यादा लेगा। तो पहले कितना टाइम ले रहा था, पहले टाइम ले रहा था 8 घंटा, अब कितना टाइम लेगा, अब लेगा 8 घंटा 20 मिनट। ठीक है, समझिएगा। सो ये जो टाइम लेगा, अब वो किसके बराबर है, जो टाइम ले रहा है वो ले रहा है 8 आवर्स एंड 20 मिनट्स। अब समझिएगा, ये जो डिस्टेंस है ये किलोमीटर में है, ये जो स्पीड है ये किलोमीटर पर आवर में है, तो जो ये टाइम निकलेगा ये भी आर में आएगा। लेकिन यहाँ पे जो हमने टाइम दे दिया है वो 20 मिनट्स दे दिया है क्वेश्चन में, तो 20 मिनट्स को आर में कन्वर्ट करो। सो 20 मिनट्स को अगर आर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से, तो ये आ जाएगा कितना, 1/3। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 होल 1/3 आवर्स। तो यहां से जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 200 अपॉन एक्स प्लस 400 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 8 आवर्स, और इसमें 1/3 आवर और ऐड कर दो। तो देखिए 8 प्लस 1/3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 होल 1/3। तो ये आ गया 8 होल 1/3। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब दो इक्वेशंस बन गई, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है भाई, बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम में स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस कम होगा या ज्यादा होगा, स्पीड बढ़ेगी टाइम कम होगा या ज्यादा होगा। बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए, बस अगर ये चीज पता है तो भाई ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। एंड यू वोंट बिलीव दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन लॉट्स ऑफ कंपटीशन। बैंकिंग का हो गया, कैट का हो गया, बहुत सारे अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में, एसएससी का हो गया, ये सारी क्वेश्चंस इसी तरीके के आते हैं। जो 10th लेवल तक की मैथ्स होती है ना, कहते हैं ना 10th लेवल तक की मैथ्स के क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस अगर आपने अभी से स्ट्रांग कर लिए, फाउंडेशन 10th से ही स्ट्रांग कर लिए, तो भाई आगे तो बिल्कुल फोड़ दोगे, सारे कॉम्पिटिशन निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है बोट कवर्स 32 मीटर अपस्ट्रीम एंड 36, ये किलोमीटर होना चाहिए, 32 kilometer upstream and 36 kilometer downstreams in 7 hours. Also it covers 40 kilometer upstreams and 48 kilometer downstreams in 9 hours. Find the speed of the boat in still water. तो मान लीजिए ये पानी बह रहा है, ठीक है, इस पानी पे ये हमारी है बोट। ठीक है, अच्छा भाई, जब ये पानी बहेगा, अगर ये पानी नीचे की तरफ बह रहा है, ठीक है, और बोट भी उसी डायरेक्शन में आ रही है, समझिएगा, हम लोग मान लेते हैं यहां पे लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर एंड लेट द स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर। सो जो स्पीड ऑफ बोट की हम लोग बात कर रहे हैं, ये स्टिल वाटर की बात कर रहे हैं, मतलब अगर पानी ठहरा हुआ है तो बोट की स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आवर। अब समझिएगा, कभी आपने अगर साइकिल चलाई हो ना, तो अगर आप साइकिल चला रहे हो और हवा आपके अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो भाई ज्यादा मेहनत लगती है, ज्यादा पेडल मारने पड़ते हैं, ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है उस हवा को जो अपोज कर रही है, उस हवा को काट के आगे जाने में। वेयर एज अगर आप जिस डायरेक्शन में साइकिल चला रहे हो और अगर पीछे से ही उस डायरेक्शन में आपको बहुत जबरदस्त विंड चल रहा है, वो आपको क्या करेगा, वो आपको आगे की तरफ धकेलेगा। तो उस केस में आपको कम पैडल मारने पड़ेंगे, कम दम लगाना पड़ेगा। उस केस में अगर आप उतने ही पैडल मारोगे तो आपकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो हमेशा याद रखने वाली बात है यहाँ पे कि जब भी डाउन स्ट्रीम ट्रैवल करेंगे, मतलब अलोंग द मोशन ऑफ द वाटर जब भी हम ट्रैवल करेंगे तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। वेयर एज अगर हम इस वाटर के अपोजिट मूव करेंगे, ठीक है, तो उस केस में जो हमारी स्पीड है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग यहां पे नेट स्पीड की बात करें अगर यहां पे, सो नेट स्पीड डाउनस्ट्रीम इज इक्वल्स टू नेट स्पीड डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में अगर नेट स्पीड देखेंगे तो ये दोनों स्पीड्स ऐड हो जाएंगी। और अगर हम लोग नेट स्पीड की बात करें अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब हो गया अपोजिट टू द फ्लो ऑफ वाटर, तो यहां पे बोर्ड की स्पीड कितनी है, y, सो बोर्ड की स्पीड अगर y है तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस x किलोमीटर पर आवर। तो देखिए बोट की स्पीड y है, बोट ऊपर की तरफ जा रही है y की स्पीड से और स्ट्रीम इधर की तरफ धकेल रही है x की स्पीड से। तो ऊपर जाने के लिए बोट की जो नेट स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी y माइनस x किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, फिर से रिलेटिव स्पीड। ठीक है,
सो अगर हम लोग डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में बोट चल रही है, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। अगर अप स्ट्रीम जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में बोट चल रही है, तो उस केस में ये सबट्रैक्ट हो जाएगी आपस में, ठीक है। सो आप समझिए यहाँ पे कह रहा है, अ बोट कवर्स 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम्स इन 7 आवर्स। तो फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है, टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो अपस्ट्रीम की अगर हम लोग बात करें, सो अपस्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा, अपस्ट्रीम में 32, डिस्टेंस हो गया 32 किलोमीटर। अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी है, अपस्ट्रीम में स्पीड है y माइनस एक्स प्लस 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। सो डाउन स्ट्रीम कितना है, 36 किलोमीटर। क्या स्पीड है, स्पीड है यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई। ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 आवर्स के बराबर। सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो गया टाइम अपस्ट्रीम जाने के लिए, ये हो गया टाइम डाउन स्ट्रीम जाने के लिए। दोनों टाइम को ऐड कर दिया एंड दिस इज इक्वल्स टू 7 आवर्स एज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। कि डाउन स्ट्रीम जाने में 36 किलोमीटर जाने में और अपस्ट्रीम 32 किलोमीटर जाने में टोटल टाइम 7 आवर्स लग रहा है। तो हमने इन टोटल को ऐड किया तो ये किसके बराबर आ गया, 7 के बराबर आ गया। ये हो गई इक्वेशन 1, अगेन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, ठीक है। x प्लस वाई को a ले लो, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस एक्स को b ले लो, तो ये आ जाएगा 32b प्लस 36a इज इक्वल टू 7, ठीक है। सेकंड कंडीशन बनाइए। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, ऑल्सो इट कवर्स 40 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम में कितनी स्पीड है y माइनस एक्स, एंड 48 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड है y प्लस एक्स, एंड दिस टोटल टाइम टेकन इज 9 आवर्स। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दो अलग अलग इक्वेशन हमने बना ली। यहाँ पे हम इनको सॉल्व कर पाएंगे कैसे, सपोज कर लेंगे लेट 1 अपॉन वाई प्लस एक्स को a के बराबर एंड 1 अपॉन वाई माइनस एक्स को b के बराबर। तो ये इक्वेशंस बन जाएगी 32a प्लस 36b, ये बन जाएगी 40a एंड 48b। इस तरीके से कर लेंगे, a b की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर x y की वैल्यू निकालेंगे। ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, अगर आपको ये नहीं सॉल्व करना आता तो इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस देखिए, तब ये आप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है, अ सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट्स एंड रिटर्न्स इन 1 आवर। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। सो लास्ट लाइन को देख के हमको पता चल गया कि हमको सपोज क्या करना है, लेट स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर इज इक्वल्स टू x किलोमीटर्स पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल्स टू y किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। कह रहा है सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम्स इन 40 मिनट्स, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम देखिए फिर से, नेट स्पीड डाउन स्ट्रीम, नेट स्पीड डाउन स्ट्रीम। सो डाउन स्ट्रीम में नेट स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर्स पर आवर, एंड अप स्ट्रीम में कितनी हो जाएगी, अप स्ट्रीम में हो जाएगी, ऊपर जाएंगे तो सेलर की स्पीड है तो ये हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। अब x माइनस वाई क्यों किया, क्योंकि हमने सेलर की स्पीड x मानी है, स्ट्रीम की स्पीड y मानी, तो सेलर की स्ट्रीम की स्पीड ज्यादा होगी तभी तो वो उसके अगेंस्ट ऊपर चल पाएगा, तो x माइनस वाई हो गया डाउन स्ट्रीम की, अप स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है। कह रहा है सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट्स, ठीक है। सो डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस दिया है 8, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड क्या होगी डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में स्पीड होगी x प्लस वाई, तो ये किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया 40 मिनट्स। लेकिन 40 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये किलोमीटर में है और ये जो स्पीड हमने मानी है ये भी किलोमीटर पर आवर में मानी है, तो इसलिए हमको ये जो टाइम है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू आवर्स। तो आवर्स में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा 24 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2y। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन बन गई यहाँ से, ठीक है। सो फर्स्ट इक्वेशन बन गई 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 24। दूसरी कंडीशन क्या दी है, दूसरी कंडीशन दी है एंड रिटर्न्स इन 1 आवर, इसी डिस्टेंस को वो वापस रिटर्न करता है अपस्ट्रीम, मतलब रिटर्न्स मतलब फिर से अपस्ट्रीम जाएगा, तो डाउन स्ट्रीम जाने में 40 मिनट्स लग रहे हैं, अपस्ट्रीम जाने में 1 घंटा लग रहा है। अब देखिए डिस्टेंस तो वही है 8, अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी x माइनस वाई,
अब कितना टाइम लग रहा है? सो अब टाइम लग रहा है 1 आवर, तो क्योंकि ये घंटे में दिया है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1 कर दिया, 1 आवर कर दिया। सो यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8। ये बन गई हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, सो पहली इक्वेशन बन गई 2x प्लस 2y इज 24। सेकंड इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, वील गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक है, x और y की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंसेस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, एक ट्रेन जो है वो सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी जिस स्पीड से चल रही है वो उसी स्पीड से चल रही है, ना उसकी स्पीड कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है। If the train would have been 6 kilometer per hour faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. अगर उसने अपनी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर तेज कर ली होती तो वो अपने शेड्यूल्ड टाइम से 4 आवर्स पहले पहुंच जाती, 4 आवर्स कम लगते उसको। लेकिन अगर उसी ट्रेन ने अपनी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर धीरे कर ली होती तो उसको अपने शेड्यूल टाइम से 6 आवर्स ज्यादा लगते। कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। अब यहां पे क्या निकालना है? लेंथ ऑफ द जर्नी। ठीक है, इस जर्नी की टोटल डिस्टेंस। तो लास्ट सेंटेंस को पता चल गया पढ़ के कि क्या निकालना है। लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रेन इज इक्वल्स टू x किलोमीटर। तो हमने ये डिस्टेंस मान लिया x किलोमीटर के बराबर। ठीक है, अच्छा तो हमको यही डिस्टेंस निकालना है। अच्छा जी, सो डिस्टेंस फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। तो लेंथ ऑफ द जर्नी मतलब जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया ट्रेन ने, दैट इज x किलोमीटर्स। अच्छा जी, कह रहा है ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस, तो हमने मान लिया x किलोमीटर किया है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर्स पर आवर फास्टर, it would have taken 4 hours less than the scheduled time। अच्छा भाई, तो यहाँ पे हमको स्पीड भी लेनी पड़ेगी बिकॉज विदाउट टेकिंग द स्पीड काम नहीं हो पाएगा। सो लेट द डिस्टेंस ट्रेवल एंड लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आर। तो स्पीड मान ली हमने y किलोमीटर पर आर, टोटल डिस्टेंस हो गया x किलोमीटर। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर y की यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन चल रही थी, x किलोमीटर्स उसने डिस्टेंस ट्रैवल करना था, तो यहां से टाइम कितना लगेगा? देन द टाइम टेकन टू कवर x किलोमीटर्स एट अ स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर विल बी इक्वल टू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो दिस इज x अपॉन वाई आर। तो जो टाइम लगता उसको x किलोमीटर ट्रैवल करने में y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो लगता x अपॉन वाई आर। ठीक है, इतना टाइम लगता ट्रेन को। कह रहा है इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर्स पर आवर फास्टर, मतलब अगर अब उसकी स्पीड 6 किलोमीटर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन बना लेते हैं। तो डिस्टेंस तो x ही किलोमीटर कर रही है, लेकिन जो उसका टाइम जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर्स पर आवर तेज हो गई। तो जो टाइम उसको लग रहा था पहले कितना टाइम लग रहा था? पहले टाइम लग रहा था x अपॉन वाई आर। अब वो क्या करती? 4 आवर्स कम लेती, मतलब नाउ जो x बाय वाई आवर्स लग रहा था अब उसको 4 घंटे कम लगते, तो -4 कर दिया। तो यहां से हमारी बन गई इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि आपको देख के ये डर लग रहा होगा शायद। क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग कर ये सकते हैं कि इसको हम लोग पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, सो सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा x अपॉन वाई प्लस 6 इज इक्वल्स टू x माइनस 4y टोटल अपॉन y। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा xy इज इक्वल्स टू xy प्लस 6x xy माइनस 6 4 ज़ा 24y। ठीक है, ओके, तो ये हो गया xy प्लस 6x माइनस 4y स्क्वायर माइनस 24y इज इक्वल्स टू xy। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया? यहाँ से xy से xy कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा 4y स्क्वायर प्लस 24y माइनस 6x इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। अच्छा भाई, अब लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो इक्वेशन 1 बनी है, ये बनी है 2 वेरिएबल्स में, और वो भी पावर है 2। पावर 2 तो आएगी ही आएगी। पावर 2 आ रही है। अच्छा जी,
कोई बात नहीं, अगर पावर 2 भी आ रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है. सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है बेसिकली. ठीक है, कह रहा है इट वुड हैव टेकन 6 आवर्स मोर अगर उसकी स्पीड 6 किलोमीटर से कम होती, यानी जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x अपॉन, दूसरी इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी x अपॉन y माइनस 6 इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 6. सो जो पहले टाइम लग रहा था x अपॉन वाई आवर्स, अब उसमें 6 घंटा ज़्यादा लगेगा. तो ये क्या हो गया, ये हो गया +6. ठीक है, तो यहाँ से फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, इसको पहले सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 6y टोटल अपॉन y. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से भी इक्वेशन बनेगी. तो दो इक्वेशंस बन रही हैं, दो अननोन है हमारे पास. इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे एंड वील गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y. सो अगेन ये इक्वेशन रिड्यूसिबल है टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल कह देता हूँ, टू लीनियर इक्वेशन फॉर्म. क्लास 12 पढ़ाते रहते हैं वेरिएबल सेपरेबल क्लास 12 में. सो इट इज कन्वर्टेबल टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म. तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इसको आराम से कन्वर्ट किया जा सकता है. ठीक है, कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बात नहीं है. सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अच्छा, वर्किंग एरिया दिया था इसमें, क्या बात है. ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है. कह रहा है अ मैन स्टार्ट हिज जॉब with a certain monthly salary and earns a fixed increment every year. ठीक है, if his salary was rupees 1500 after 4 years of service and 1800 after 10 years of service, what was his starting salary and what is his annual increment. अब देखिए लास्ट लाइन पढ़ के हमको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीजें को सपोज करना है. तो लेट स्टार्टिंग सैलरी is equals to rupees x and increment, starting increment, increment कितने का है, increment is equals to rupees y. तो देखिए कह रहा है man starts his job with a certain monthly salary and earns a fixed increment every year. हर साल उसका एक increment होता है. ठीक है, चलिए. So a man start his job with a certain monthly salary and earns a fixed increment every year. तो उसकी जो मंथली सैलरी है वो मंथली सैलरी मिलती है उसको हर मंथ के हिसाब से, और हर साल उसका इंक्रीमेंट हो जाता है. ठीक है, हर साल उसकी जो सैलरी है उसमें कुछ पैसा ऐड हो जाता है. कह रहा है इफ हिज सैलरी वाज 1500 आफ्टर 4 इयर्स ऑफ सर्विस, 4 साल सर्विस करने के बाद उसकी सैलरी कितनी थी 1500, और 10 साल सर्विस करने के बाद उसकी सैलरी कितनी हुई, उसकी सैलरी हो गई 1800. ठीक है, तो यहां से कंडीशन निकालिए 4 इयर्स सर्विस में. तो अगर उसकी स्टार्टिंग सैलरी x रुपीज थी पर मंथ, ठीक है, x रुपीज पर मंथ. ठीक है, तो 4 साल बाद इफ हिज सैलरी वाज 1400 आफ्टर 4 इयर्स ऑफ सर्विस. अच्छा, जो ये सैलरी दी है ये पर मंथ के हिसाब से ही दी है, 1500 पर मंथ आफ्टर 4 इयर्स ऑफ सर्विस. तो इसलिए इसमें मंथ का कोई योगदान नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे. तो यहाँ पे देखिए उसकी स्टार्टिंग सैलरी थी x प्लस, अब क्या हुआ 4 साल बाद उसका इंक्रीमेंट कितना लगा होगा. तो देखिए पहले साल में इंक्रीमेंट मिला होगा y रुपीज़ का. मान लेते हैं आदमी की स्टार्टिंग सैलरी थी 100 और हर साल उसमें 10 रुपीज़ ऐड हो जाता था. ठीक है, तो स्टार्टिंग सैलरी अगर उसकी 100 रुपीज़ होगी, ठीक है, तो हर साल उसमें कितना पैसा ऐड हो जा रहा था. तो स्टार्टिंग सैलरी 100 है और ये जो इंक्रीमेंट है ये 10 रुपीज़ का. तो पहले साल उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 110 रुपीज़. दूसरे साल उसकी कितनी सैलरी हो जाएगी, तो 110 में फिर से 10 रुपीज़ ऐड हो जाएगा, तो ये 120 हो जाएगा. फिर तीसरे साल में कितनी सैलरी हो जाएगी, तो फिर से इसमें 10 रुपीज़ ऐड हो जाएगा, 130 हो जाएगा. चौथे साल में कितनी सैलरी हो जाएगी, तो फिर से इसमें 10 रुपीज़ ऐड हो जाएगा, तो ये कितनी हो जाएगी 140 रुपीज़. तो ऐसे समझना है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से. सो यहाँ से देखिए अगर उसकी स्टार्टिंग सैलरी x मान ली, तो 4 साल बाद उसको कितने इंक्रीमेंट्स मिल गए, उसको 4 इंक्रीमेंट्स मिल गए, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1500. ये आ गई इक्वेशन 1. सिमिलरली सेकंड इक्वेशन से क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग सैलरी x ही रही होगी, 10 साल तक जब उसने काम किया तो उसको टोटल कितने इंक्रीमेंट्स मिले होंगे, 10 इंक्रीमेंट्स. तो ये हो जाएगा 10y और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1800 के बराबर. दिस इज इक्वेशन 2. दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, वील गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y. ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. कह रहा है अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर
and the reservation charge is the same of half ticket as on is the same of half ticket off होगा of half ticket as on full ticket. One reserved first class ticket from Mumbai to Ahmedabad cost rupees 216 and one full and one half reserved first class ticket is 327. What is the basic first class full fare and what is the reservation charges? तो भाई क्वेश्चन समझने वाली बात है, क्वेश्चन समझना पड़ेगा, सब मुश्किल वाले, ये हॉट्स वाले क्वेश्चन है सब, ठीक है। कह रहा है अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर, तो हाफ टिकट में पूरा, देखिए दो तरीके की टिकट्स हैं, हाफ टिकट एंड फुल टिकट। फुल टिकट में पूरा पैसा देना पड़ता है, हाफ टिकट में फुल टिकट का हाफ पैसा देना होता है, ठीक है। कह रहा है रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर एंड द रिजर्वेशन चार्ज इज द सेम ऑफ हाफ टिकट एज ऑन फुल टिकट। तो रिजर्वेशन चार्ज सेम है हाफ टिकट का और फुल टिकट का, ठीक है। वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद कॉस्ट रुपीज 216 एंड वन full and one half reserved first class ticket cost rupees 327. What is the basic first class full fare and what is the reservation charge? अच्छा भाई खतरनाक क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर, ठीक है। लास्ट लाइन को पढ़ के पता चल जाएगा लेना क्या। व्हाट इज द बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर एंड व्हाट इज द रिजर्वेशन चार्ज, ठीक है। सो दो तरीके के हमारी टिकट बन रही हैं, तो टिकट में जो टिकट है उसमें देखिए दो तरीके के चार्जेस हैं। एक चार्ज है रिजर्वेशन चार्ज और दूसरा है बेसिक चार्ज, ठीक है। सो रिजर्वेशन चार्ज हमको पड़ रहा है लेट से x रुपीस का और जो बेसिक चार्ज है वो पड़ रहा है रुपीस y का, ठीक है। कह रहा है रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर ऑफ द reservation charge half the full fare and the reservation charge is same of half ticket, ठीक है। सो देखिए रिजर्वेशन चार्ज जो है हाफ टिकट का और फुल टिकट का, देखिए तो यहाँ पे अगर हम लिखें फुल टिकट, यहाँ पे अगर हम लिखें हाफ टिकट, तो समझिए फुल टिकट का जो पैसा पड़ेगा वो कितना पड़ेगा, रिजर्वेशन चार्ज प्लस बेसिक चार्ज, और जो हाफ टिकट है उसकी जो कॉस्ट है तो उसमें रिजर्वेशन चार्ज तो वही है, ठीक है। The reservation charge is the same of half ticket as on full ticket. तो रिजर्वेशन चार्ज x रुपीस तो पड़ेगा, लेकिन ये जो हाफ टिकट है दिस इज हाफ ऑफ द फुल टिकट। तो यहां से एक इक्वेशन निकल के आई, x इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ x प्लस वाई। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टिकट लेने के, एक टिकट में दो भाग हैं, कौन कौन से, एक है रिजर्वेशन चार्ज और दूसरा है बेसिक चार्ज, ठीक है। तो रिजर्वेशन चार्ज अगर हमने मान लिया x रुपीस है, बेसिक चार्ज y रुपीस है, तो एक फुल टिकट लेने में हमको x प्लस वाई रुपीस चार्ज देना पड़ेगा। और हाफ टिकट में रिजर्वेशन चार्ज जितना है वो तो देना पड़ता है, लेकिन ये दिया है कि जो हाफ टिकट की कॉस्ट है वो फुल टिकट की हाफ है, ठीक है। तो हाफ टिकट की जो कॉस्ट है दैट इज कंटेनिंग ओनली रिजर्वेशन चार्ज, और ये जो रिजर्वेशन चार्ज है दिस इज हाफ ऑफ द फुल टिकट x प्लस वाई। तो पहली इक्वेशन ये बन गई यहां से, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या कह रहा है, वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद, वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट, तो फर्स्ट क्लास टिकट की कितनी कॉस्ट है x प्लस वाई, फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद कॉस्ट रुपीज 216। सो यहां से x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 216 एंड वन फुल एंड वन हाफ रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट, वन फुल एंड वन हाफ रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट। हाफ रिजर्व्ड का मतलब हो गया, हाफ रिजर्व्ड का मतलब हो गया x, हाफ रिजर्व्ड का मतलब हो गया, इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ x प्लस वाई, दिस इज इक्वल्स टू 327 रुपीज। तो ये बन गई फर्स्ट टिकट और ये बन गई सेकंड टिकट, ठीक है। ओके, सो कह रहा है हाफ टिकट को हम लोग यही मान लेते हैं, तो हाफ टिकट को हम लोग x ना बोल के इसको ले लेते हैं 1/2 x प्लस वाई, तो ये ले लेते हैं, ये ज्यादा इजी है, ठीक है। क्योंकि ये जो हाफ टिकट है इसकी कॉस्ट कितनी है, हाफ ऑफ x प्लस वाई, तो हाफ टिकट को हमने फुल टिकट का आधा कर दिया। फुल टिकट कितनी है x प्लस वाई की, तो हाफ टिकट कितनी हो जाएगी 1/2 x प्लस वाई, ठीक है। ऐसा ले लेते हैं। तो यहां से फायदा क्या होगा कि फुल रिजर्व टिकट की कॉस्ट है 216,
ठीक है। फुल रिजर्व टिकट प्लस हाफ रिजर्व टिकट की टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 327। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हाफ टिकट को हमको x के बराबर ना लेके कुछ और ले लेते, ठीक है। हाफ टिकट को x के बराबर ना लेके लेट से ले लेते u के बराबर। तो हाफ टिकट u, अगर हाफ टिकट को हम u ले रहे हैं तो ये किसके बराबर है, दिस इज हाफ ऑफ फुल रिजर्व टिकट। तो फुल रिजर्व टिकट कितने की थी, x प्लस वाई, तो हाफ रिजर्व टिकट कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ x प्लस वाई। तो यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे, वील गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, कह रहा है द इनकम ऑफ x एंड y आर इन द रेशियो ऑफ 8:7 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो ऑफ 19:16 इफ ईच सेव्स 1250 फाइंड देयर इनकम, ठीक है। सो इनकी इनकम मान लेते हैं, लेट इनकम ऑफ x एंड y is 8x and 7x. Similarly, let expenditure, खर्चा, expenditure of x and y is 19y and 16y. तो देखिए इन दोनों को हमने x x से डिनोट किया, इन दोनों को हमने y y से डिनोट किया, ठीक है। सो दोनों मिलके कितना पैसा सेव करते हैं, 1250। तो देखिए कमाता कितना है x कितना कमाता है, 8x, कैपिटल x है ये, कैपिटल y है ये, कैपिटल x, कैपिटल y, ठीक है। सो x कितना कमाता है, 8x, इसमें से खर्च कितना करता है, 19y, तो बचता कितना है, 1250। सिमिलरली y कितना कमाता है, 7x, खर्च कितना करता है, 16y, बचता कितना है, 1250। सो यहाँ से ये जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई, इन दोनों को सॉल्व करके वील गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो बेसिकली दोनों की इनकम और एक्सपेंडिचर आराम से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो फाइंड देयर इनकम, इनकम निकालनी है तो 8x 7x आ जाएगी उनकी इनकम, ठीक है, समझ में आया। सो इनकम कैसे होती है, देखिए इनकम होती है जितना पैसा हमने कमाया, ठीक है, वो हो गई इनकम। जितना पैसा हमने खर्च किया वो हो गया एक्सपेंडिचर। सेविंग्स क्या होती है कि जितना पैसा कमाया उसमें से जितना पैसा उड़ा दिया, जो बचा हुआ पैसा है, दैट इज आर सेविंग्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिया है सेविंग्स 1250 है, यानी जितना कमाया उसमें से जो उड़ाया वो माइनस कर दो, तो जो बचा हुआ पैसा है वो सेविंग आ गया। तो उन दोनों की जो सेविंग थी वो 1250 थी। तो इस तरीके से हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 2 men and 7 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। 2 men और 7 boys, सो 2 men plus 7 boys can do a piece of work in 4 days. The same work is done in 3 days by 4 men and 4 boys. ये काम कंप्लीट करने कितने दिन में, 3 days में। How long will it take 1 man and 1 boy to do it? एक आदमी और एक लड़का, एक मैन और एक बॉय कितने दिन में ये काम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो यहां पे देखिए बहुत ही आसान है, डायरेक्ट ऐसे ही लिख लीजिए, मेन का वर्क लिख लीजिए, मेन को रिप्रेजेंट कर दिया लेट से m से, बॉय को रिप्रेजेंट कर दिया लेट से b से। सो 2m प्लस 7b कितने डेज ले रहे हैं, 4 डेज। 4m प्लस 4b कितने ले रहे हैं, 3 डेज। इन्हीं को मान लीजिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, यहाँ से m और b की वैल्यू आ जाएगी, तो 1m प्लस b, m प्लस b की वैल्यू निकाल लीजिए तो आपका टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। How long would it take 1 man and 1 boy to do it? 1 man and 1 boy to do it. इस तरीके से यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। 1 man and 1 boy. So ज़्यादा लोग कम समय लेंगे, कम लोग ज़्यादा समय लेंगे, तो यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन वाला केस चलेगा, ठीक है। So 2 men. How long would it take 1 man and 1 boy to do it? Let the time taken by 1 man is x days and the time taken by 1 boy is y days. अच्छा, इसको अगर ऐसे करें, 1 man लेता है x days to complete the work और 1 boy लेता है y days to complete the work, ठीक है। So 1 day work of 1 man यहाँ से निकाल लेंगे, 1 day work of 1 man is equals to 1 upon x and 1 day work of 1 boy is equals to 1 upon y, ठीक है।
2 men and 7 boys अगर 4 days में काम करेंगे तो वन डे वर्क ऑफ 2 men एंड 7 boys का वन डे वर्क कितना हो जाएगा 1/4। तो वन डे वर्क ऑफ 1 man है 1/x, ठीक है। तो 2 men का वन डे वर्क कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंडीशंस आपको चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि ये जो केस है, ये केस चल रहा है किसका, ये केस चल रहा है इनवर्स प्रोपोर्शन का। इनवर्स प्रोपोर्शन का कैसे, तो इनवर्स प्रोपोर्शन का ऐसे, देखिए ये क्वेश्चन पूरा फिर से समझाता हूँ। इनवर्स प्रोपोर्शन का केस चल रहा है, 2 आदमी और 7 बॉयज एक काम को 4 दिन में करते हैं, ठीक है। लास्ट सेंटेंस को पढ़ के पता चल जाएगा कि करना क्या है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक 1 man and 1 boy टू डू इट। सो लेट 1 man takes x days to complete the work, ठीक है। so let 1 man takes x days, so let 1 boy takes y days to complete the work, ठीक है। so एक आदमी x days लेता है और एक बॉय y days लेता है। तो 1 man's वन डे वर्क, तो एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, एक आदमी एक दिन में 1/x काम करेगा। सिमिलरली एक बॉय एक दिन में कितना काम करेगा, तो ये एक बॉय एक दिन में एक्सक्यूज मी, एक बॉय एक दिन में 1/y काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ से 1/x 1/y के फॉर्म में हो गया। अच्छा भाई, अब देखिए अगर एक आदमी एक दिन में 1/x काम कर रहा है तो 2 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 2 आदमी 7 बॉयज का कह रहा है। अब देखिए दिया है 2 men and 7 boys कंप्लीट अ वर्क इन 4 days, तो यहाँ पे लिख लिया 2 men प्लस 7 boys कैन कंप्लीट द वर्क इन 4 days। तो इनका वन डे वर्क कितना हो जाएगा, 2 men and 7 boys वन डे वर्क, एक दिन में ये कितना काम करेंगे, सो वन डे वर्क विल बी 1/4। भाई अगर 2 आदमी और 7 लड़के मिलके 4 दिन में काम कंप्लीट करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/4 ही तो काम करेंगे भाई। 1/4 अगर 4 दिन तक डेली 1/4 काम करेंगे तो 4 दिन में वो पूरा काम खत्म हो जाएगा। सो 2 men and 7 boys वन डे वर्क विल बी इक्वल टू 1/4। अब यहां से देखिए एक मैन वन डे वर्क कितना है 1/x, तो 2 men का वन डे वर्क कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/x। 7 men का वन डे वर्क कितना हो जाएगा 7/y, और ये वन डे वर्क किसके बराबर है, ये बराबर है 1/4 के। तो यहां से ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या कह रहा है, सेम वर्क इज डन इन 3 days बाय 4 men and 4 boys। तो 4 men का वन डे वर्क 4 boys का वन डे वर्क विल बी इक्वल टू 1/3। तो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन 2। समझिए, देखिए जब भी इनवर्स की बात होती है ना, ये मेन डेज वाला जब भी बात होती है, इनवर्स वेरिएशन की बात होती है, तो हमेशा वन डे वर्क से ही निकाला जाता है। वन डे वर्क में कंप्लीट की करेंगे, चेंज करेंगे, तभी उसको आप निकाल पाएंगे उसकी वैल्यू। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया 2 आदमी का वन डे वर्क प्लस 7 लड़कों का वन डे वर्क, ये हो गया टोटल 1/4 ऑफ द वन डे वर्क, ठीक है। सिमिलरली 4 men का वन डे वर्क 4 boys का वन डे वर्क, तो 4 लड़के 4 आदमी मिलके 3 days में काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/3 ही काम तो करेंगे। 1/3 पहले दिन, 1/3 दूसरे दिन, 1/3 तीसरे दिन, तीनों दिन को मिला के पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां से ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, वील गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो वील गेट द वैल्यू कि एक आदमी कितना काम करने में लेगा और एक लड़का कितने काम करने में समय लेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा इनवर्स वेरिएशन वाला। कह रहा है स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज, इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी 2 rows लेस, इफ वन स्टूडेंट इज लेस इन अ रो देयर वुड बी 3 more rows, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। बच्चे जो हैं वो रोज के फॉर्म में खड़े किए जा रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज, वो रोज के फॉर्म में खड़े किए जा रहे हैं, ठीक है। If one student is extra in a row, there would be 2 rows less. तो total number of rows हम लोग ले लेते हैं, let total number of rows is equals to x and let number of children in a row is equals to y.
तो टोटल x नंबर ऑफ रोज हैं और हर रो में y बच्चे हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या कह रहा है, स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन अ रो, तो टोटल रोज कितनी है x, ठीक है। और इफ वन चिल्ड्रेन इज एक्स्ट्रा इन द रो, तो जो रो में टोटल बच्चे थे y थे, अब इसमें अगर एक बच्चा एक्स्ट्रा कर दिया गया है एक रो में, देयर वुड बी 2 रोज लेस, तो पहले x रोज थी, अब कितनी रोज हो जाएंगी, अब रोज हो जाएंगी x माइनस 2, और इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो किसके बराबर आएगा, वो बराबर आएगा टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन के बराबर। भाई देखिए, अगर 3 रोज हैं, लेट्स से 1 2 3 रोज हैं और हर रो में 4 बच्चे हैं, ठीक है। 3 रोज हैं और हर रो में कितने बच्चे हैं, A B C D 4, हर रो में 4 बच्चे हैं, दिस इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे क्लास में, तो इसको कैसे करेंगे, नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, तो हमको टोटल बच्चे मिल जाएंगे। भाई अगर 3 रो है, 4 बच्चे हर रो में, तो इनको अगर सबको मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 3 4 12, काउंट कर लो यहाँ पे कितने आ रहे हैं, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल बच्चे कितने हो गए क्लास में, टोटल बच्चे हो गए 12 बच्चे, ठीक है। So basically when we multiply number of rows with the number of children in each row, we'll get the number of students. तो कह रहा है अगर हर रो में एक बच्चा बढ़ा दिया जाए तो हमारी 2 रोज कम हो जाएंगी, ठीक है। मतलब अगर हम यहाँ पे एक बच्चा बढ़ा दें इसमें, एक बच्चा बढ़ा दें इसमें, तो भाई क्या होगा, यहां से ये तो 2 बच्चे हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, फिर एक बच्चा और इसमें बढ़ा दें, एक बच्चा और इसमें बढ़ा दें, तो क्या होगा, ये वाले भी कैंसिल हो जाएंगे, तो रो कम हो जाएंगी। जैसे जैसे आप बच्चों को ऐड करते जाएंगे रोज में, तो नंबर ऑफ रोज कम होती जाएंगी। वही कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि अगर हर रो में एक बच्चे को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाए तो 2 रोज यहां से कम हो जाएंगी, तो जो टोटल बच्चे आएंगे वो किसके बराबर आएंगे, वो तो XY के बराबर ही आएंगे। भाई जो बच्चे हैं क्लास में वो तो कांस्टेंट है, वो तो फिक्स्ड है, बस उनको अलग अलग तरीके से खड़ा कराया जा रहा है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन में दूसरे कंडीशन में कह रहा है इफ वन स्टूडेंट इज लेस इन अ रो, अगर रो में एक बच्चे को कम कर देंगे तो 3 रोज ज्यादा बन जाएंगी, ठीक है। सो यहां से आ गई ये दूसरी इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, वील गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y, दैट इज द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच रो। हमको निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसके बराबर आ जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे x इंटू वाई के बराबर। सो x निकाल लीजिए, y निकाल लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, वील गेट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास, ठीक है। सो दैट इज इट, बस इतना ही है। सारे क्वेश्चन जितने बन सकते थे अलग अलग टाइप के, इजी से इजी, मॉडरेट से मॉडरेट, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, जो जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं। सो दिस इज ऑल, बस इतना ही है। इसी को मेहनत करते जाइए, इसी को पढ़ते जाइए, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे मैं आपको सारे नोट्स देता हूं, जहां पे आपको टेलीग्राम चैनल पे सारे टाइमिंग्स पता चलते हैं, ठीक है। सो जितना अच्छे से हो सकता था उतना अच्छे से मैंने ये पढ़ाया आपको। अगर आपको पढ़ने में मजा आया है और आपको लगा है कि भाई अलग ही पढ़ा दिया सर ने, समझ में आ गया ये पूरा चैप्टर, तो सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करना है, बेल आइकन को जरूर दबाना है, ठीक है। सो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे तो 100% मार्क्स आ जाएंगे आपके बोर्ड्स में, ठीक है। सो मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, एंड लेट्स क्रैक इट। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। इस मैराथन का